मैं वंदना आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ मेघालय बोर्ड द्वारा हिंदी के लिए कक्षा 12 की प्रस्तावित पुस्तक आरोह भाग 2 का 15वां अध्याय चार्ली चैपलिन यानी हम सब, जो कि विष्णु खरे जी द्वारा लिखित है। इसके पहले मैंने क्लास 12 के सारे चैप्टर्स की व्याख्या आपको दिया है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी दिए हैं, कुछ बोर्ड में आने वाले जो पेपर्स आपके 3-4 साल के लिए हैं मैंने उसको भी सॉल्व कर दिया है। मैं आई बटन में उसके लिंक को दे दूंगी, आप उसको चेक कर लीजिए, उसको पढ़िए और आपके परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 15 विष्णु खरे द्वारा लिखित चार्ली चैपलिन यानी हम सब की व्याख्या या यूं कहें शॉर्ट समरी। तो अब शुरू करने जा रहे हैं चार्ली चैपलिन यानी हम सब। चार्ली चैपलिन के जीवन पर आधारित यह निबंध जो आपके प्रस्तावित पुस्तक आरोह भाग 2 में दिया गया है, यह पाठ विष्णु खरे जी द्वारा उस समय लिखा गया है जिस समय चार्ली चैपलिन द्वारा अभिनीत की गई एक फिल्म मेकिंग अ लिविंग के 75 ईयर्स पूरे हो रहे हैं और साथ साथ चार्ली चैपलिन के जीवन का जन्मशती मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में विष्णु खरे जी ने यह निबंध लिखा है और उन्होंने ये बताया है कि पौने शताब्दी से यानी 75 ईयर से चार्ली चैपलिन कला की दुनिया में सबको हंसाते आ रहे हैं और सबके सामने आकर वो कई पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किए जा रहे हैं। उनकी कला से, उनकी एक्टिंग से कई जनरेशन के लोग मंत्रमुग्ध होते हैं और प्रसन्न होते हैं। और ये चार्ली चैपलिन समय, भूगोल या संस्कृतियों की सीमा से खिलवाड़ करता हुआ आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है। विष्णु खरे जी का तात्पर्य है कि ये जो चार्ली चैपलिन नाम का कलाकार था, ये न समय की सीमा में बंध पाया, न जोग्राफिकल कंट्रोल रहा। वह विदेश का रहने वाला, भारत में भी उतना ही लोकप्रिय है और संस्कृतियों में भी भारत की संस्कृति यूरोप की संस्कृति से पूरी तरह डिफरेंट है। तब भी चार्ली चैपलिन भारत के लोगों को भी उसी तरह हंसा रहा है अपनी कला के द्वारा। और कह रहे हैं कि उनको देखने से, चार्ली चैपलिन को देखने के साथ ही व्यक्तियों का बुढ़ापा भी कम हो जाता है, अर्थात बूढ़े लोग भी उसी तरह हंसते हैं और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। क्योंकि इस विकासशील दुनिया में जब से टेलीविज़न का प्रचार हुआ है तब से चार्ली चैपलिन के कार्टून को देखते हुए हम बड़े हुए हैं और हमसे आगे वाली पीढ़ी भी उसको देखकर आनंदित हुई है। हमारे बच्चे, उनके बच्चे भी आनंदित होते हैं। तो इस तरह समय, भूगोल और संस्कार और संस्कृतियों सबकी सीमाओं के दायरे को लांघता हुआ चार्ली चैपलिन सभी को हंसाता है और सभी को आनंदित करता है। और इस तरह चार्ली चैपलिन का जो कैरेक्टर होता है उसमें कभी वो जूते सुधारते हुए दिखाई देते हैं, कभी जूते खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की एक्टिंग करते हुए चार्ली चैपलिन दुनिया को हंसाते आ रहे हैं और कहते हैं कि इतनी सारी फिल्में उन्होंने बनाई है कि कई फिल्में तो प्रदर्शित नहीं हुई हैं, कई की रील ऐसे पड़ी हुई है। और 50 वर्ष काफ़ी कुछ कहा जाएगा कि अभी चैपलिन के विषय में कहने के लिए अगर 50 वर्ष भी कुछ कहा जाए तो शायद समय कम होगा, ऐसा विष्णु खरे जी ने बताया है। चार्ली चैपलिन के बारे में विष्णु खरे जी ने और लिखा है कि चार्ली चैपलिन की जो फिल्में हैं वह बुद्धि पर नहीं, भावनाओं पर टिकी हैं। वो बुद्धि से काम नहीं करते, बुद्धि से एक्टिंग नहीं करते, वो फीलिंग को, भावनाओं को महसूस करते हुए उनको एक्टिंग करते हैं। और उनकी जो फिल्में हैं मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी, द रोवन सील, इस तरह की लास्ट ईयर इन मैरियन बॉन्ड, द सेक्रीफाइस जैसी जो फिल्म हैं, उनकी कहते हैं कि फिल्में उच्च एहसास के दर्शकों की मांग करती हैं। बहुत अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई हैं। जिन फिल्मों का नाम मैंने पहले लिया है वो फिल्में अभिनीत की गई हैं चार्ली चैपलिन के द्वारा और वो दुनिया को प्रसन्न करती हैं, हंसाती हैं और खुशी प्रदान करती हैं। चैपलिन का चमत्कार यही है कि वो पागल खाने के लोग भी चार्ली की एक्टिंग को देखकर हंसते हैं और आइंस्टाइन जैसे बुद्धिजीवी भी आइंस्टाइन को उतना ही पसंद करते हैं और दोनों को उतनी ही प्रसन्नता मिलती है। तो ऐसा मानना है कि चार्ली चैपलिन सारी सीमा को लांघते हुए सभी को आनंदित करने वाले चार्ली चैपलिन हैं। ऐसी महान प्रतिभा वाले पात्र या कहें अभिनेता जिसने फिल्मों को लोकतांत्रिक बनाया है, चार्ली चैपलिन ने फिल्मों को लोकतांत्रिक बनाया है। इसका मतलब यह है कि वो जातिगत सीमा में, भाषागत सीमा से दूर होकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एक यूनिवर्सल बना दिया है, लोकतांत्रिक बना दिया है, सबकी पसंद का बना दिया है। और दर्शकों की वर्ग व्यवस्था को भी तोड़ा है, वर्ण और वर्ग दोनों ही व्यवस्थाओं को तोड़ा है। किस जाति का आदमी, किस उम्र का आदमी, सारी उम्र के लोग और सारे भावनाओं के साथ उसको देखते हैं और उसको पसंद करते हैं। ऐसा विष्णु खरे जी ने चार्ली चैपलिन यानी हम सब में कहा है। तो चार्ली चैपलिन एक ऐसा व्यक्ति है जो समूह या तंत्र
कि गैर बराबरी को नहीं मिटाता, लेकिन अपनी कला के द्वारा वो सबको आनंदित करता है। और चैपलिन भीड़ का एक ऐसा बच्चा है जो इशारे से बता देता है कि हमाम में सभी नंगे हैं। राजा भी उतना ही नंगा है, वो भी उतने ही नंगे हैं। यानी भीड़ में वो बच्चे हैं जो सबकी असलियत के ऊपर वार करते हैं, और इसके कारण भीड़ पूरी हंस देती है। और कोई भी तंत्र या कोई भी शासक अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता है, लेकिन चार्ली चैपलिन सभी के ऊपर हंसते हैं और सभी को आनंद प्रदान करते हैं। इसके बाद चार्ली चैपलिन के जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में विष्णु खरे जी ने बताते हुए कहा है कि चार्ली चैपलिन एक परित्यक्ता माँ के बेटे हैं। ऐसे माँ के बेटे जिनके पिता उनको छोड़ चले थे, और बड़ी मुश्किल से उनकी माँ ने स्टेज पर एक्टिंग कर करके चार्ली चैपलिन का पालन किया था, और बाद में वह पागलपन की एक भयावह बीमारी से ग्रस्त हो गई थी। और इस संकट में समाज में सारे पूंजीपतियों के द्वारा, समाज के द्वारा दुरदुराए गए इस बालक ने कला के क्षेत्र में एक नया आयाम पैदा किया और विश्व को लोकतांत्रिक बनाया, और पूरे विश्व में चार्ली चैपलिन को पसंद किया जाता है। पूंजीवादी और सामंतशाही व्यवस्था में चार्ली चैपलिन जैसे एक छोटा सा बच्चा, जिसकी माँ पागलपन का शिकार हो गई और पिता के द्वारा परित्यक्ता थी, बड़ी मुश्किल से स्टेज पर एक्टिंग करके वो अपने बच्चे को पाल रही थी, वह माँ भी पागल हो जाती हैं। और कितने दुखों से चार्ली चैपलिन ने अपने जीवन को जिया है, और वो दर्द और दर्द में हंसी, ये भावनाएं चार्ली चैपलिन के अंदर बचपन से ही आ गई थी, क्योंकि चार्ली चैपलिन ने दोनों दर्द को और हंसी को महसूस किया है। तो चार्ली चैपलिन के बारे में कहा जाता है कि अपनी नानी की तरफ से ये खानाबदोशों के परिवार से जुड़े हुए थे, और खानाबदोश ऐसे लोगों को कहते हैं जिनका अपना कोई घर नहीं होता है, वो यहाँ वहाँ भ्रमण करते, अपना जीविकोपार्जन करते और जीते रहते हैं। तो चार्ली चैपलिन की जो नानी खानाबदोशों के परिवार से रही हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जितने भी खानाबदोश रहे हैं उनमें थोड़ी थोड़ी भारतीयता के अंश होंगे। ऐसा इतिहास गवाह है कि यूरोप में जितने भी जिप्सी थे वो कभी न कभी भारत से ही गए थे। जितने भारतीय यूरोप में गए, जिप्सी बनकर गए, उसमें भारतीयता बरकरार होगी। इस अंदेशे से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि चार्ली चैपलिन में भी थोड़ी भारतीयता का अंश होगा, ऐसा माना जाता है। और चार्ली चैपलिन के जो पिता थे वो यहूदी वंश के थे। तो चार्ली चैपलिन की माता खानाबदोशों के परिवार की थी और पिता यहूदी वंश के थे। ये जटिल परिस्थिति हमेशा से ही चार्ली को घुमंतू बना दिया, बाहरी बना दिया, कहीं एक स्थान के नहीं रहे, घुमंतू रहे, जिसके कारण हमेशा उन्होंने बुर्जुआ वर्ग का जीवन जिया है। उच्च वर्गीय जीवन उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि कभी वो लोग एक स्थान पर रहते ही नहीं थे, कभी उच्च वर्ग का जीवन उन्होंने जिया नहीं। वो हमेशा से बुर्जुआ वर्ग यानी गरीबी का जीवन जीते हुए, क्योंकि घुमंतू रहे हैं, हमेशा घूमते रहे, तो उच्च वर्गीय जीवन उनको कभी भी नहीं मिला है। और यही उनकी छवि जो है द ट्रैम्प, उनके फिल्म में, जिसमें खानाबदोश, बद्दू, आवारागर्द, इस टाइप के चरित्र को उन्होंने निभाया है, और जो कि उनके अवचेतन मन में शुरू से ही बसा हुआ था। विष्णु खरे जी ने यह माना है कि चार्ली के ऊपर कुछ भी लिखना कठिन होता जा रहा है, क्योंकि चार्ली ने जिस तरह के चरित्र का अभिनय किया है वह चरित्र अपने आप में संपूर्ण है। और स्थिति ऐसी है कि कभी कभी कला जो होती है वो सिद्धांत पर आधारित नहीं होती है, अर्थात कोई भी चीज़, कोई भी आर्ट थ्योरिकली यदि हम करना चाहें तो संभव नहीं है, जबकि कला जो है अपने आप एक नई थ्योरी लिखती है। किसी चीज़ की क्रिएशन में अगर आप लगेंगे तो थ्योरी के हिसाब से आप नहीं लिख पाएंगे, पूरी तरह से उस कला को उतार नहीं पाएंगे, बल्कि कला के हिसाब से नई नई थ्योरी हमेशा गढ़ी जाती है। इस तरह से चार्ली चैपलिन ने अपनी कला के आधार पर नई नई थ्योरी और नए नए सिद्धांत को गढ़ा है। और चार्ली के अभिनय को देखकर सब हंसते हंसते अपने पेट दुखा लेते हैं। और उन्होंने मेल ओटिंगर या जेम्स एजी की बेहद सारगर्भित समीक्षाओं से क्या लेना देना कि चार्ली उनके ऊपर चार्ली के ऊपर वो लोग क्या कहते हैं, बल्कि वो तो हंसते हंसते अपने पेट दुखा लेना चाहते हैं। ऐसे दर्शकों की भीड़ में चार्ली हमेशा जीवंत रहे हैं। कला में इतना सुंदर अभिनय होता है कि चार्ली के अभिनय में वो स्वयं को हमेशा मुश्किल में डाल लेते हैं, और वो मुश्किल से निकलने के लिए जो प्रयास करते हैं वो हमेशा जाना पहचाना लगता है। और यह बात बताती है कि कला में बेहतर क्या होता है, बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को प्रेरित करने वाली बुद्धि। दोनों की समीक्षा बड़ी मुश्किल है, लेकिन चार्ली अपने चरित्र के अभिनय के द्वारा वो दुनिया को हंसाते आए हैं।
और उनके मन में वो जो करुणा में हास्य की जो भावना है, वो भारतवर्ष में हास्य है, करुणा भी है, लेकिन करुणा में हास्य का जो कॉम्बिनेशन, जो समन्वय चार्ली ने किया है, वह विश्व में शायद कहीं ही देखने को नहीं मिलता है। और चार्ली के मन में जो बचपन में उनकी माँ के बीमार की हालत में, या एक बार चार्ली बीमार पड़े उस समय भी उनकी माँ ईसा मसीह की कहानी सुना रही थी, और ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने की घटना को सुनाते सुनाते माँ और बेटे दोनों ही रोने लगते हैं। तो इस तरह से चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि ये जो दर्द में हंसी और हंसी में दर्द का भाव उनके बचपन से ही था। एक घटना वो अपने जीवन की और बताते हैं कि वो ओकले स्ट्रीट में एक अंधियारे कमरे में माँ के साथ रह रहे थे। अचानक कह रहे हैं कि उस समय वो बहुत छोटे थे और वो देखते क्या है कि सड़क पर एक बड़ी मार्मिक घटना घटती। एक आदमी जो कसाई खाने के घर के पास, इनके घर के पास कसाई खाना था, एक आदमी वहाँ से भेड़ को लेकर जा रहा था और उस भेड़ को कसाई खाने में ले जाकर वह काटने वाला था। भेड़ क्या करती है, उस कसाई के हाथ से छूटकर भागती है और वह कसाई उसे लेने के लिए दौड़ता है, और दौड़ते समय वो बार बार गिरता है, बार बार उठता है, बार बार भेड़ के पीछे दौड़ता है। तो वहाँ पर कसाई के गिरने और फिर गिरने के कारण जो हास्य पैदा होता है, यह दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा हो गया कि चार्ली ने अपनी कला में हास्य और करुणा दोनों का अजीब समन्वय कर दिया है। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र में हमेशा हास्य भी रहा है और करुणा भी लिया है। जीवन में हर्ष भी है और दुख भी है, और ये सांसारिक जो चलन है, दुख भी आता है, सुख भी आता है, प्रसन्नता भी होती है, लेकिन करुणा में हास्य रस का जो ऐसा आस्वादन चार्ली के अभिनय में मिलता है, वैसा कहीं नहीं दिखाई दिया है। रामचरितमानस में भी दुख है, सुख है, महाभारत में भी दुख है और सुख है, लेकिन भारतीयता में कभी भी दुख में हंसी ऐसा महसूस कभी नहीं किया जाता है, और ना ही इसका कोई महत्व है, और ऐसा कभी सोचा भी नहीं जा सकता है, किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं कि दुख में भी हंसी पैदा की जा सकती है और हंसा जा सकता है। का अभिनय जो करुणा में हास्य का समन्वय है, ऐसा करुणा में हास्य के समन्वय को भारतीयता की संस्कृति, जो भारतीयों की संस्कृति में इस तरह समाहित हो गया जैसे बतख में पानी समाहित हो जाता है, और इसके हंसी और करुणा के जो पारंपरिक और सैद्धांतिक रूप से अपरिचित जनता थी, इतना ज़्यादा स्वीकार कर लेती है कि हंस जिस तरह पानी में, बतख जिस तरह पानी को स्वीकार कर लेती है, उस तरह भारत में चार्ली चैपलिन को स्वीकार कर लिया गया। और किसी विदेशी को भारत के लोगों ने जितना प्यार और सम्मान दिया है, शायद चार्ली से ज़्यादा किसी को नहीं मिला है। और इसीलिए चार्ली अपनी सार्वजनिकता को रेखांकित करते हैं कि भारतीयों में भी चार्ली की उतनी ही पहुंच है, उतनी ही पकड़ है, उतना ही लोगों को आनंदित करते हैं जितना वो विदेशियों को करते हैं। चार्ली किसी भी भाषा को, किसी भी संस्कृति को कभी भी विदेशी लगे ही नहीं। चार्ली की जो अभिनय है, चार्ली की जो कलाएं हैं, वो किसी को भी उनको विदेशी महसूस करने नहीं देती है। उसमें आप अपने आप को देखते हैं, वो जिस तरह समस्याओं में गिरते हैं, उस समस्याओं से उठने का प्रयास करते हैं, इस तरह चार्ली में आप अपने आप के चरित्र को देखते हैं। चार्ली वह चरित्र है जिसमें हम अपने आप को महसूस कर पाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हम सभी में ये स्वीकारोक्ति है कि हम सभी में नायक कम हैं, जोकर बहुत ज़्यादा हैं। हम सभी अपने आप को नायक बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम विदूषक की तरह बन जाते हैं। यह चरित्र जो चार्ली ने अपनाया है और इसको जिया है उन्होंने पर्दे पर, कहते हैं कि हर व्यक्ति, हर आदमी को कभी ना कभी विदूषक समझता है, लेकिन हम स्वयं विदूषक की तरह रहते हैं, लेकिन हम अपने आप में कभी महसूस नहीं कर पाते हैं। तो मनुष्य जो है स्वयं ही नियति का विदूषक है। नियति कभी कभी हमारे साथ ऐसा मजाक कर देती है कि हम जोकर बनकर रह जाते हैं। इसी बात को कहते हुए विष्णु खरे जी कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ईश्वर के द्वारा एक विदूषक, एक क्लाउन, एक साइड किक है। हम हमेशा करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है, ईश्वर कुछ और चाहते हैं और हम मजाक बन जाते हैं, जोकर बन जाते हैं। ऐसा हमेशा हमारे साथ होता है, यह कारण ही नहीं होता। महात्मा गांधी भी चार्ली चैपलिन को बहुत पसंद करते थे, नेहरू जी भी बहुत पसंद करते थे, और इन लोगों को बड़ा सानिध्य रहता था चार्ली चैपलिन से। इनके अभिनय को देखकर महात्मा गांधी और चार्ली चैपलिन को और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही बड़ा पसंद करते थे। और चार्ली एक नितांत थी। अब भारतीय सौंदर्य शास्त्र की इतनी व्यापक स्वीकृति थी, भारतीयों में चार्ली चैपलिन की इतना ज़्यादा स्वीकारोक्ति होने लगी कि
पिछले ज़माने में आपने देखा होगा कि राज कपूर ने श्री 420 फिल्म में बिल्कुल चार्ली की तरह ही अभिनय किया है, और यह अनुवाद किया है, द ट्रैम्प का अनुवाद है चार्ली चैपलिन के द्वारा जो अभिनीत की गई है। श्री 420, आवारा, ये सारी फिल्में राज कपूर के द्वारा अभिनय की गई थी। इसमें चार्ली चैपलिन द्वारा फिल्माए गए, अभिनय किए गए जो द ट्रैम्प फिल्म थी उसका यहाँ पर रूप दिखता है, और इसी की नकल भारतीयों ने, कई फिल्मी हस्तियों ने चार्ली चैपलिन की नकल अपने अभिनय में किया है। आप देवानंद को मान सकते हैं, अमिताभ बच्चन ने भी अमर अकबर एंथोनी में चार्ली चैपलिन की एक्टिंग को किया है, राज कपूर ने भी किया है। तो इस तरह भारतीय बहुत सारे अभिनयकर्ताओं ने, एक्टर्स ने चार्ली चैपलिन की कला को अपने भारतीय फिल्मों में नकल करने का प्रयास किया है, और किया भी है, और भारतीयों ने उसको पसंद भी किया है, क्योंकि सब भारतीय चार्ली चैपलिन को पसंद करते थे। तो उसकी जो नकल राज कपूर, देवानंद इत्यादि ने किया, उस सबको बहुत स्वीकार्य मिला और सभी बड़ा पसंद करते थे। जिस तरह चार्ली अपने आप को हर 10वें सेकंड में किसी न किसी मुसीबत में डाल लेते हैं, ये सुपरिचित लगता है। हम अपने आप को कभी न कभी मुश्किल में अपने आप डाल लेते हैं, उसमें से निकलने के प्रयास करते रहते हैं और जोकर बन जाते हैं, और लोग हमें देखकर हंस सकते हैं। ऐसा जीवन में हमेशा चलता रहता है, क्योंकि हम सब के भीतर कहीं ना कहीं वो चार्ली विद्यमान है। हम इसको महसूस करें या ना करें, चार्ली ने जो अभिनय किया है वो हम सभी के जीवन में हमेशा घटती रहता है। अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि चार्ली की फिल्में भाषा का प्रयोग नहीं करती। उनकी हर फिल्म मौन होती है, उसमें डायलॉग नहीं होते हैं, एक्टिंग होती है। और सवाब चित्र पर बड़े बड़े कॉमेडियन हुए, बोलने वाले फिल्मों में बहुत सारे कॉमेडियन हुए हैं, लेकिन मौन होकर जो चार्ली ने जो एक्टिंग किया है उसका कोई मिसाल नहीं है। और चिर हुआ दिखना, बच्चे जैसा दिखना, यह चार्ली की खासियत है। और इस तरह चार्ली हर संस्कृति के अपने लगे हैं, कभी किसी को विदेशी नहीं लगे। और चार्ली के हर अभिनय में हम अपने आप को महसूस करते हैं। इसीलिए इस पाठ का नाम विष्णु खरे जी ने चार्ली चैपलिन यानी हम सब रखा है, क्योंकि चार्ली चैपलिन जो अभिनय करते हैं उस तरह का हमारे जीवन में घटना घटती रहती है, और हम उस घटनाओं से निकलने के प्रयास में एक जोकर की तरह जंप करते रहते हैं, निकलने का प्रयास करते रहते हैं। ये सब फिल्में चार्ली ने इस जीवन के किरदार को निभाया है और लोगों के द्वारा प्रशंसा प्राप्त किया है। होली के एक त्यौहार को छोड़ दें तो अपने ऊपर हंसने की भारतीय परंपराओं में कोई बात नहीं रही। कोई नहीं हंसता है अपने ऊपर। तो स्वयं पर हंसना और स्वयं को हास्यास्पद बना लेना, यह परंपरा हमारे भारत में नहीं है। गाँव से लोक संस्कृति भी ले लें, कहीं भी ले लें, तो स्वयं के ऊपर हंसने की कोई परंपरा नहीं है। लेकिन चार्ली एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद पर हंसने का मौका देता है। चार्ली स्वयं को, किसी भी काम को सबसे ज़्यादा हंसने का पात्र तब बनते हैं जब खूब गर्वोन्नत होकर कोई भी काम करने चलते हैं और आत्मविश्वास से लबरेज होकर किसी भी काम को करने चाहते हैं, और उसके बाद काम को करते हुए बेलून में लगे हुए सुई की तरह फुस हो जाते हैं, तो सभी के लिए हंसी के पात्र बन जाते हैं। और यह ऐसा रोल होता है, ऐसा अभिनय है कि सभी को अपने जीवन में घटता रहता है, और इसके कारण सभी लोग हंसते हैं और चार्ली को इसी से पसंद करते हैं। अपने जीवन के अधिकांश समय में हम सब चार्ली के टिल्ली होते हैं। जिस तरह चार्ली ने हमेशा अपने आप को मुश्किल में डाला है, उससे निकलने का प्रयास किया है, खूब गर्वोन्नत होकर, लवरेज होकर, ताकत से, पावर से, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और जब मौके पर जाते हैं तो फिस हो जाते हैं। तो चार्ली के टिल्ली की तरह सब फ्यूज होते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति में इस चीज़ को कभी भी महत्व नहीं दिया गया था कि खुद के ऊपर हंसा जाए, लेकिन चार्ली ने यह अभिनय में यह परंपरा डाला है कि हम सब चार्ली हैं, और हमारे अपने ऊपर कभी कभी स्वयं भी हंसी आ जाती है। हम ऐसा काम करते हैं और दूसरों को हंसी का पात्र बनाने का काम हम स्वयं भी करते हैं। तो चार्ली को हमेशा सब लोग हम सब में अपने अंदर महसूस करते हुए रहते हैं। इसीलिए चार्ली हम सब के इतने पसंदीदा हो गए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने चरमतम शूरवीर क्षणों में, हम कभी बहुत पावरफुल काम करने जाते हों, चरमतम शूरवीर बनने का प्रयास करते रहे हों, और इतना लवरेज होकर, पावर से लवरेज होकर हम काम करने जाएं, और पता चला कि हम क्लैव और पलायन का शिकार हो गए, अर्थात हमसे वो काम नहीं हुआ और हम कमज़ोर हो गए, थक गए, हमसे नहीं हुआ। हम गए तो थे पूरा पावरफुल बनकर, और काम हमसे नहीं हुआ और हम क्लैव और पलायन का शिकार हो गए। और लाचार होते होते हम जीत भी सकते हैं। मूलतः हम सब के भीतर एक चार्ली हमेशा जीवित रहता है, क्योंकि हम सब कभी न कभी चार्ली बनते हैं।
सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्ष में हम सब अपना आईना देखते हैं तो अपने आप को कभी कभी हम चार्ली चार्ली महसूस करते हैं, क्योंकि चार्ली ने जो कला जिया है, जो अभिनय किया है, वह सब हम लोग के जीवन में हमेशा होता ही रहता है। और इस तरह हम सब भी कभी न कभी चार्ली हो जाते हैं। लेखक विष्णु खरे जी ने इसी बात को बताते हुए चार्ली के जीवन पर इतना सुंदर पाठ दिया है। हो सकता है मेरे प्रयास से आपको सफलता मिले, और अगर आपको भी लगता है कि मेरे प्रयास से सफलता मिलेगी तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।